Dear students, I would like to teach the topic of voice today in this video. तो व्हाट इज़ वॉइस, वॉइस क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखें. व्हाट इज़ वॉइस, वोचे किसे कहते हैं. तो वोचे किसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्टिव केस है ना ऑल इन ऑल एंड ऑब्जेक्टिव केस इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन इन द सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस. तो यहाँ पर जैसे बात आगे मैं वॉइस के बारे में जैसे डेफिनेशन लिख दूँ, मान लीजिए सपोज दैट, तो यहाँ पर दोनों भी बात आगे जैसे मैं कहूँगी जैसे जैसे मैंने लिख दिया द सब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन. मान लीजिए मैंने लिख दिया, सिंपल डेफिनेशन लिख दिया आपको. सब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन, एक काम के लिए जो करता है ना वो सर्वे सर्वा होता है. ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, करता धरता, ठीक है. इन द सेंटेंस and the object is all in all for an action in the sentence. सिंपल डेफिनेशन बता देगी आपको. सब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन इन द सेंटेंस, करता है ना वो करता धरता होता है एक काम के लिए इन द सेंटेंस, वाक्य के अंदर. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन इन द सेंटेंस, वाक्य के अंदर जो हमारा कर्म होता है वो ऑल इन ऑल होता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोचे कहते हैं. सिंपल बात आ गई. जब बात आती है जैसे हमारी एक्टिव वॉइस, वॉइस दो प्रकार की होती है. तो पहला क्या है, एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, कृतवाच्य. अब कृतवाच्य किसे कहते हैं आपको डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए. सब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन, सिंपल है आपको क्योंकि इसमें बताया ना दोनों की डेफिनेशन बता दी है. द सब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल, सब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन इन द सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य. और जो पैसिव वॉइस की बात आती है वो उसकी भी डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं, देखिए ध्यान से. दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस की बात आ गई. पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य. अब कर्मवाच्य क्या होता है, अब देखिए द ऑब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन इन द सेंटेंस. कर्म ही सब कुछ होता. देखिए एक काम के लिए जो कर्म है ना, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारा काम ऑब्जेक्ट पर चला जाता. ऑब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल फॉर एन एक्शन इन द सेंटेंस, वाक्य के अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिव केस कुछ नहीं कर रहा होता है, सारा काम ऑब्जेक्ट पर चला जाता है. पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, कर्मवाच्य, कि जिसमें सारा काम ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, सब्जेक्टिव केस इस दफा कुछ नहीं कर रहा होता है. तो ये याद रखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना, पैसिव वॉइस में बात आ गई ऑब्जेक्ट जो वाक्य में जैसे लास्ट में अगर सारा काम ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस पर सब्जेक्टिव केस कुछ नहीं कर रहा होता उस दफा, किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर. और एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है, ऑल इन ऑल कौन होता है, करता धरता सब्जेक्ट होता है किसी काम के लिए, ठीक है. और इसमें कर्ता के तौर पे करता है ना वो नथिंग, कुछ नहीं कर रहा होता, सारा काम ऑब्जेक्ट पर जाता है. ऑब्जेक्ट ही किसी एक्शंस को कहते हैं, करता है किसी काम को परिणाम की तरफ ले जाता है. तो आपको याद रखने वाली बात है, इसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. वो चीज़ आप देखिए कैसे, किस तरीके से हल करेंगे हम. सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. अब बात आ गई यहां पर, देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस को किस में लेकर जाते हैं, सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट. जब एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं. और ऑब्जेक्ट को क्या बना जाता है, सब्जेक्ट केस.
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को जैसे ऑब्जेक्ट है ना, 20 ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में। अब सब्जेक्टिव केस से क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में लेकर गए, और अब ऑब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस जैसे हमारा लास्ट में चलेगा तो ऑब्जेक्ट में आ गया हमारी बात। तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ाएंगे, आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक, इस तरीके से याद करना। जैसे हमारा जैसे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट, या चाहे इसको हम सिंपल करके जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रूल के तौर पे इसको सब्जेक्ट बना लिया तीर के निशान पर, और इसको मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से भी याद कर सकते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब जैसे हमारे कितने हैं, टेंस हैं, 8 हैं, उन्हीं की वॉइस चेंज होती है, तो कैसे देखिए हम करते हैं। अब एक्टिव वॉइस की बात आ गई, क्या हुआ हमारा, कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस क्रमवाच्य। अब कैसे हल करेंगे देखिए, तो इसमें हमारा क्या है, देखिए पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो आपके फर्स्ट के साथ ऐसे लगता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपको याद रखना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस है ना, इजएमआर का यूज करना है, ठीक है। या ऑल द टाइम हम पता है आपको V3 का यूज करते हैं, और प्लस में प्रेपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन नहीं बोलना, इसको प्रेपोजिशन होता है, इसका रियल प्रोनाउंसिएट है बाय, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। बाय क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होती है। इसी प्रकार जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है हमारा, मान लीजिए डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1, तो एक्टिव वॉइस में ही होता है, तो पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव के समय पता है यस भी, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, जमा प्लस नोट प्लस V3 और प्लस में बाय का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आया समझ में आपको, ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा क्या है, देखिए इसमें जब बात आ गई, जब चेंज करेंगे हम, तो हमारे क्या है हेल्पिंग, इसमें इज एम आर प्लस V1 के साथ ING होता है। तो यहां पर देखिए जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 और प्लस में बाय का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रेपोजिशन के तौर पे। अब आपको बताया जाएगा बीइंग क्यों यूज की जाती है, किसी कार्य को, जैसे आपको जब हल करेंगे तब भी बताया, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि किसी कार्य को रनिंग में दर्शाने के लिए भी वो काम चल रहा है, बी फर्स्ट फॉर्म होता है, और ING लगाते हैं तो ये सफिक्स होगा। कहने का मतलब जब हमें पता है प्रत्यय जोड़ दिया बीइंग, इसका मतलब कोई काम हो रहा है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चलेगा काम क्या हो रहा है, वो मैन वो बताएगी, मैन वो कौन सी है, V3 है, कौन सी हमारी जो थर्ड फॉर्म वर्ब वो बताएगी कि क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रखने वाले बीइंग मीन्स हो रहा है, लेकिन क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा क्या अब हो रहा है, वो चीज़ हमारी मैन वर्ब के तौर पे जो V3 का काम करेगी वो बताएगी आपको, और एग्जांपल के तौर पे समझाए जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। अब पहले ये स्ट्रक्चर याद रखने वाली बात है, इज एम आर जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, ऊपर लिख दिया जाएगा ये, जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तब हम कैसे हल करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे लेकर जाएंगे। इसमें हम क्या है, नोट का मेंशन होता है नेगेटिव में, जैसे इज एम आर प्लस नोट प्लस V1 के साथ ING का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब ले जाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इज एम आर, जो नोट है ना वो बीइंग से पहले यूज करना पड़ेगा हमें, बीइंग प्लस V3 प्लस में हम बाय का यूज करते हैं। आया ना समझ में, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं बीइंग से पहले लगा देते हैं नोट, तो देयर इज अ चांस मेक मिस्टेक, गलती करने का मौका बना रहता है। तो अगला हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हमारे सहक्रिया के तौर पे क्या होता है, हैज हाउ प्लस V3 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस में जाएगी इन बात, हैज हाउ प्लस बीन प्लस V3 प्लस में बाय का यूज किया जाता है। अब बीन क्यों यूज किया जाता है, मोस्टली को नहीं पता, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं
जैसे बी सोचते हैं यहाँ पर बीन यूज होगा, बीन तो यूज होगा, क्यों हुआ हमें कारण पता करना इसका जरूरी है कि किस वजह से हमने यहाँ पर यूज किया है। बी की थर्ड फॉर्म होती है बी वाज बीन, बट हमें ये बता रहा कि काम हुआ है, काम हो चुका, लेकिन ये तो नहीं पता काम क्या हुआ है, किस एक्शन को कहते हैं, किस काम को अंजाम दिया, हमें नहीं पता है। तो वो मैन वो बताएगी जो V3 के तौर पे एक्सप्रेस की हुई है, अभिव्यक्त की हुई है, ये यहाँ पर शो की गई है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है हमारा, तो कैसे हल करेंगे, देखिए हैज हाउ प्लस नॉट प्लस V3, तो क्या हो जाएगा हैज हाउ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस में बाई। ठीक है, इस तरीके से हैज हाउ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई का यूज किया जाता है। रही बात जैसे हमारी क्या है, फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें आपको पता है किस अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, केवल सिंपल जो सेंटेंस होता है V2 का यूज होता है सिंपल सेंटेंस में, बट पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको पता है यस। अगर V2 आता है तो वाज वे प्लस V3 प्लस में बाय का यूज किया जाता है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्या करना है आपको, जब सेकंड फॉर्म होता है तो वाज वे प्लस V3 प्लस बाय का यूज करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है डिड नॉट प्लस V1 तो हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग नहीं होता, ये रिमूव हो जाता है यस, तो हम क्या करेंगे वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में बाय का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है वाज वे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, जब सिंगुलर होगा तो हमें पता वाज और प्लूरल होगा तो वह का यूज करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे इनको। रही बात जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो उसमें हम कैसे चेंज करेंगे, वही सेम बातें देखिए जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में की थी, लेकिन यहाँ पर सही क्रिया अलग है, तो उनको देखिए किस प्रकार हम चेंज करेंगे। बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहां पर क्या आएगा देखिए वाज व प्लस V1 के साथ ING का यूज करते हैं, और जब पैसिव वॉइस में जाएगी ना बात तो वाज व प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस में बाय का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ वाज व बीइंग का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको अभी जस्ट बताया था। रही बात जैसे नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो वाज व प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ING का यूज किया जाता है, तो वाज व प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस में बाय का यूज किया जाता है। अब हमें पता चला ये नेक्स्ट क्या है, थर्ड जो पार्ट है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव में बात आगे जैसे हमारे क्या है हैड प्लस V3 का यूज किया जाता है, बट पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो हैड बीन प्लस V3 का यूज किया जाता है प्लस में बाय। ओके, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। रही बात क्या है हैड प्लस नॉट प्लस V3, हैड नॉट प्लस V3 बीन, हैड नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस में बाय का हम यूज करते हैं इस दफा, याद रखने वाली है कि पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे हैड प्लस V3, इसी प्रकार हैड बीन प्लस V3 प्लस में बाय का हम यूज करेंगे। हैड नॉट प्लस V3 की बात आगे नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन, बीन से पहले हम नॉट का मेंशन पहले करेंगे जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और जस्ट बिफोर बीन, बीन से कहते हैं ठीक पहले, तो आपको इस तरीके से यूज करना है। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। रही बात है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट के 3 और पास्ट के जो पहले फर्स्ट 3 पार्ट होते हैं उन्हीं की वॉइस चेंज होती हैं। तो अगली जो बात है वो क्या है, पहला जो हमारा क्या है फ्यूचर, फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे करेंगे देखिए इसमें, तो यहां पर क्या आएगा, जैसे हमारी क्या है सेल
ऑब्लिक विल प्लस V1 का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू केस। तो आपको पता है यस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी का यूज करते हैं और प्लस में V3 और प्लस में बाई का यूज करेंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1। तो पैसिव वॉइस में जब ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस में बाई का हम यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। रही बात हमारा जो थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें बताइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की वॉइस चेंज नहीं होती, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पर क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमारी बात आगे जैसे क्या है इसमें साइकिल के तौर पर मान ली क्या है, सेल हाउ या सेल ऑब्लिक विल लिख लेते हैं, सेल ऑब्लिक विल प्लस हाउ प्लस V3। जब हम पैसिव में ले जाते हैं क्या करेंगे, सेल ऑब्लिक विल प्लस हाउ बिन, ठीक है ना, हाउ बिन प्लस V3 और प्लस में हम बाई का यूज करते हैं, ठीक है। रही बात जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो सेल ऑब्लिक विल प्लस, आपको पता है हाउ से पहले नोट का मेंशन होगा, यस नोट प्लस हाउ प्लस V3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट हाउ प्लस बीन प्लस में हम V3 का यूज करेंगे प्लस में हम बाई का मेंशन करेंगे। तो पैसिव की बात है कि केवल 8 टर्म्स की वॉइस चेंज होती है। याद रखने के लिए प्रेजेंट के फर्स्ट 3 पार्ट, पास्ट के फर्स्ट 3 पार्ट आपको पता है और फ्यूचर का पहला और थर्ड पार्ट। तो 8 ही टेंस की वॉइस चेंज होती हैं, बाकी की वॉइस चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू रूल। यस, तो कैसे हल करेंगे देखिए इनमें रही बात जैसे हमारी इसमें आपको लिख भी लेना है नोट, नोट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर continuous tense, future perfect continuous tense की वॉइस चेंज नहीं होती। याद रखने वाली बात है हमारे जैसे 8 ही टेंस की वॉइस चेंज होगी, बाकी की नहीं होगी। तो जैसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ यहाँ से आई, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में आई डू नॉट रीड बुक्स डेली, मैं हर रोज किताबें नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले याद रखने वाले हैं जस्ट आफ्टर, हमारे क्या है जस्ट आफ्टर क्रिया के बाद होता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। याद रखना कई बार सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमें ये पता करना जरूरी होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो भी आपको बताई जाएंगे। तो सबसे पहला जैसे हमारा क्या काम होता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है। ये ट्रांसिटिव वर्ब है जस्ट आफ्टर, हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस है। तो हाउ टू सॉल्व इट, इसका हल कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे। तो हमने क्या है पहला जो मान लीजिए स्मॉल लेटर्स में, इसको ब्लॉक लेटर्स में राइट करेंगे। यस, तो यहाँ पर क्या किया हमने ब्लॉक लेटर में राइट किया बी को, तो ये हमारा क्या है प्लूरल है। तो याद रखने वाली बात है, अब देखना हमारा टेंस कौन सा यूज है यहाँ पर। तो हमारा ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यूज है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। याद रखो, सिंपल बात बता रहा हूँ, डू डज आता है तो याद रखना ये रिमूव होते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्टिव केस हमने ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस के तौर पे हमने लिया है, उसी अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब जो जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया के तौर पे, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर यूज कर दिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस वी हैव यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब आर।
आपको यह पता है नोट है ना, वो नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, कहने को नेगेटिव भाव को अभिव्यक्त करता है। तो आपको याद रखना ये क्या है, यहाँ पर रीड है बट इसका जो परनिसेट होगा वो रेड होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे थर्ड फॉर्म के तौर पे काम करता है, इट इज नॉट रीड इट इज रेड। नाउ इट इज द सेंस ऑफ दिस वर्ब हियर, यहाँ पर क्या है, रेड है, नॉट रीड। तो अगली जो बात हमारे क्या है, देखिए आपको याद रखना है जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस हाउ मेनी वर्ड्स आर लेफ्ट, कितने बाकी बचे हुए हैं, तो उनको क्या रखना है, जस्ट आफ्टर थर्ड फॉर्म। जितना भी कहने का मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पुट आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद रख दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेली, ठीक है। ये क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का काम करता है, यस। तो आपको यह है, अब पता है बाय का यूज करेंगे। बाय क्या प्रीपोजिशन है, नोट प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे इसको। आपको देखना आई है, आई क्या है, माई में चेंज हो जाएगा, हमें पता है, यस। क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है और ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा, क्योंकि तीन केस होते हैं हमारे जो नरेशन में काम आते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बट आपको वो इसमें आपको याद रखना है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ही काम आते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या हुआ, मी। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या है, बुक्स आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस वी हैव यूज्ड क्या, आर नॉट रेड डेली बाय मी, कि इसका मतलब होगा मेरे द्वारा हर रोज क्या है, किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं। और पहले वाले में क्या था, मैं हर रोज किताब नहीं पढ़ता हूं। इट इज द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस हियर एज एक्टिव वॉइस, बट इट इज नॉट द सेंटेंस इज द सेम हियर बिकॉज इट इज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पता है पैसिव वॉइस क्या होता है, कर्मवाच्य में। सब्जेक्टिव केस कुछ नहीं कर रहा, सारा काम ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। कहने का मतलब एम्फेसिस दिया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा, सारा काम ऑब्जेक्ट पर है। ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ने ये किया है, समथिंग हैज डन, कुछ हुआ है, ठीक है। समथिंग हैज बी डन, कुछ किया गया है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव केस के द्वारा। क्लियर। तो रही बात ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात बता रहा हूं मैं। जैसे मैं सिंपल ले लेता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है, आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए, तो ये कौन सा है, असर्टिव होता है, जिसमें निषेधात्मक भाव भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, असर्टिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव आप कहेंगे, अफर्मेटिव कौन सा होता है, मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मैं कहूंगा राकेश से, जैसे मैंने यहां लिख दिया प्लेज ओके एवरी डे, सिंपल सेंटेंस, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। इनटू किस में है, आपको याद रखना है किस में है, मैंने ले लिया एक्टिव वॉइस में। तो आपको सबसे पहला काम होता है, कई बार कई दफा होता है ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, हम पजल हो जाते हैं भी क्या करना है, बट अब मैं कंडीशन दे दी जाती है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सब्जेक्टिव केस हमारा वही रहेगा, मैं चेंज करना पड़ेगा। बट रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, हमें पता ऑब्जेक्टिव केस है, यस, हाँ क्या खेलता है, ओके खेलता है, यस। तो आपको बता रहा है सिंपल रूल है ये कि जस्ट आफ्टर वर्ब और ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस, ठीक क्रिया के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है कर्म कारक होता है, यस, उसको लेकर जाएंगे। अब क्या करता है, ओके है, ठीक है, ये गेम का नाम है, तो ओके के यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट लेटर ना ब्लॉक लेट्स में, ठीक है, आपको राइट करना है, पहला काम क्लियर आपका। अब आपको देखना कौन सा टेंस यूज है, टेंस भी हमें देखना जरूरी, बट इसमें टेंस चेंज नहीं होते, टेंस नरेशन में चेंज होते हैं, वो इसके अंदर कोई टेंस चेंज नहीं होता, यस, वो आपको बताई जाएंगे कैसे बिंग आएगा, कैसे, या अब V1 आता है ऐसे ऐसे लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, हमें पता है। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हाउ टू सॉल्व इट, कैसे करें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, बिकॉज वी हैव चेंज आवर ऑब्जेक्ट केस इनटू सब्जेक्टिव केस, हमने चेंज कर लिया है। तो आवर ऑब्जेक्टिव केस है वो अनकाउंटेबल नाउन के, कोई भी गेम की बात आती है, यस, तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, इज, ठीक है। अब आपको देखना फर्स्ट फॉर्म होता है, यस। अब ऐसा लग रहा है कौन सी आपको पूछ लिया जाता है, मान लीजिए एग्जाम में कोई पूछ ले आपसे, या वैसे पूछ ले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगता है ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो ये क्रिया कौन सी होती है, इट इज प्लूरल वर्ब, नॉट सिंगुलर वर्ब। तो ये याद रखने वाली, बट ऐसा पूछा नहीं जाता, नॉलेज के लिए याद रखने वाली बात है। तो इसमें इसको हम किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, प्लेड, ठीक है, इज प्लेड। अब आपको देखना है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी बचा हुआ भाग, जस्ट पुट आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद रख दीजिए, क्या है, एवरीडे हमारे पास अकेला बचा हुआ यही था, इसको मैंने रख दिया। अब हमारा काम क्या है, अब आपको देखना है कि हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, भी किसके द्वारा किया गया, क्योंकि बाय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इन प्रेपोजिशन चैप्टर की बात आती है जब हम हल करेंगे, तो बाय राकेश। तो आपको याद रखना है जो इट इज नाउन, क्योंकि एक संज्ञा है, संज्ञा क्या होता है, नाम, किसी का नाम है, तो आपको याद रखना नेमिंग में फर्स्ट लेटर हमेशा ब्लॉक लेटर्स में रहता है, डोंट राइट इन स्मॉल लेटर एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग एनी चैप्टर, नरेशन, वॉइस, एनीथिंग जो भी है आपका, तो राकेश। रही बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बाय प्रेपोजिशन का भी यूज नहीं होता है, कैसे नहीं होता है वो आपको अभी देखिए एग्जाम्पल और आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आई नो राकेश, सो दैट, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया मैंने आई नो
राकेश, मैं राकेश को जानता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव किसी है राकेश, मान लीजिए आई, जैसे मैं कहूँ आई नो मी या ही नो मी, ही नोज मी, मेरे को जानता, तो वो भी आपको मैं बताऊं। देखिए तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में लेकर गया राकेश, तो या आपको याद रखना है प्रेजेंट टेंस में है। हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस वी हैव यूज्ड, हमने प्रयोग कर दी है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इज। अब हमारा काम फर्स्ट फॉर्म है, आपको याद रखना ऑल द टाइम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म केप्ट इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको तीसरी अवस्था में रखना है इसको, यस क्या हो जाएगा नॉन, ठीक है, के साइलेंट नॉन, आपको याद रखना, देखिए नॉन। उसके बाद याद रखने वाली बात, हम मोस्टली क्या कर देते हैं एग्जाम में, और अक्सर इस तरह की एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। लिसन की बात आती है, टू आ जाता है, कंटेन की बात आती है, इन आता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। जब मान लीजिए तो नो, जैसे थर्ड फॉर्म मैंने यूज कर दिया, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इट इज हेयर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू। नो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, नॉट बाय, ठीक है, बाय नहीं आ गया पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मी। तो राकेश इज नॉन टू मी, राकेश को मैं जानता हूं, मेरे द्वारा जानने जाने ये बात नहीं कि मैं राकेश को जानता हूं, ठीक है। आई नो राकेश, राकेश इज नॉन टू मी, और मैंने राकेश को जाना है, जानता हूं, इसका अर्थ इस तरीके से हम निकलेंगे, जैसे निकालेंगे जैसे पेशवेस की बात आती है। रही बात, जैसे मान लीजिए मैं और एग्जांपल एक चल रहा हूं, जैसे प्रीपोजिशन बाय यूज नहीं होता है। मान लीजिए मैं कहूँ जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दिस जग, या जग मान लीजिए मैं किसी कप का लगा लेता हूँ, या गिलास मान लीजिए जग ले लेता हूँ, जग कंटेंस की बात कर दी मैंने, कंटेंस मिल्क। डेली रख दे, मेरी मम्मी दूध रखती है जग में फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। हाउ टू सॉल्व, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ इसको ताकि समझ में आ जाए, दिस जग कंटेंस मिल्क, कि इस जग में दूध रखते हैं या रखा जाता है, वो हम पेशवेस में लेंगे सेंस के तौर पे। तो मिल्क इज और ऑब्जेक्टिव केस हेयर इन दिस सेंटेंस। तो हाउ टू सॉल्व इट, कैसे हल करेंगे, देखिए अब आपको देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, यस, ठीक है। तो मैटेरियल नाउन के तौर पर होता है, अनकाउंटेबल होता है, मैटेरियल नाउन होता है, यस। इसको हम सब्जेक्टिव केस में लेकर गए, और आपको पता है यस, सब्जेक्टिव केस में लेने के बाद आपको देखना होगा टेंस। तो टेंस कौन सा यूज है यहाँ पर, एक्टिव में प्रेजेंट टेंस। आपको पता है जब V1 होता है एस लगता है तो पेसिव में इजम आपका यूज किया जाएगा, और प्लस में V3 का आपको स्ट्रक्चर भी लिखवा चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस विच इज अनकाउंटेबल और आई हैव यूज्ड एज एक्सिलरी वर्ब इज हियर। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या जाए, कंटेन की कंटेन्ड, ओके। अब हमें पता है कंटेन के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, नॉट बाय, क्योंकि इट इज, आपको पता है इट इज मैन मेड थिंग, आपको पता है मानव द्वारा निर्मित चीज है, ठीक है। इट इज नॉट ए लिविंग थिंग, इट इज नॉन लिविंग थिंग्स, अलाइव नहीं है, सजीव नहीं है, निर्जीव है, मैन मेड थिंग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन देश जग। बात आगे इस नॉन लिविंग की नहीं है, बात आती है कंटेन, कंटेन के बाद इन आता है, ठीक है। तो एग्जाम में मोस्टली क्या करते हैं, इस तरह का सेंटेंस है, बाय का यूज कर देते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे, नो मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग, इस जग के अंदर क्या है, दूध को रखा गया है। ये आपका सेंस, इट इज द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस इनटू पेसिव एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, हल करते वक्त यही अर्थ निकलता है। तो आपको आया ना समझ में। तो इस तरह की बातें भी आपको याद रखने वाली है, जैसे मैं कहूँगा आई लिसन म्यूजिक, तो म्यूजिक इज लिसन टू मी, इस तरह की बात आ गई। मैं हर रोज संगीत सुनता हूँ, सो दैट वो भी बता देता हूँ, यस। जैसे मैं यहाँ ही ले लेता हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म के तौर पर बता दिया मैंने। मान लीजिए मैं कहूँ यस ही लिसन्स, टी साइलेंट लेटर है, यस, ठीक है। मुख अक्सर होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, यस। ही लिसन्स म्यूजिक, डेली लगा देता हूं क्योंकि ये जो समय सूचक शब्द होते हैं ना, वो आपके टेंस के जैसे वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं, क्योंकि विदाउट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्स वी कांट फिल अप राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द चैप्टर ऑफ टेंस आल्सो एज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन एग्जाम। तो यहाँ पर म्यूजिक है, आपको पता है जस्ट आफ्टर वर्ब और ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको इसको सब्जेक्टिव केस में लाएंगे, फर्स्ट लेटर्स राइट इन ब्लॉक लेट्स ऑल द टाइम म्यूजिक। आपको देखना है यहाँ पर लिसन क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, हमें पता है, यस, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ब है, इज यूज कर दिया, ठीक। अब आपको पता है थर्ड फॉर्म कैसे, लिसन, लिसन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने बताया था टू लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ बात को। एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है वार्तालाप, लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उस बात को सुनिए। तो बहुत बार इस तरह की जो बात है ना, तो ये तो आपकी वर्बल तौर पे कि आपको इट शुड बी ऑन योर टंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त आपके जुबान पर होना चाहिए, कहने का मतलब ये लिसन टू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मी।
म्यूजिक इज लिसन्ड